हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11 लेकर आ गए हैं और आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो उनके ऊपर टॉर्क क्या एग्जर्ट होती है उनको पढ़ना है, साथ साथ फोर्स भी देख लेंगे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है तो फोर्स हमेशा जीरो होता है, और टॉर्क जब पढ़ लेंगे तो टॉर्क किस केस में मैक्सिमम होगा उनको भी डिस्कस कर लेंगे और मिनिमम वाले केस को भी डिस्कस कर लेंगे। और साथ साथ जो है सो दो न्यूमेरिकल भी कराए गए हैं ताकि जो है सो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए देखिए मेरे साथ, चलिए हेडिंग लगाइए तब। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को में जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो उन पे टॉर्क क्या जरूरत है। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले दिखाते हैं इस पर, और जैसे उसमें क्या है एक डायपोल को रखते हैं। तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल बताए थे कि अगर कोई पैरेलल, स्ट्रेट और इक्वी स्पेस EFLS किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये इस तरह से बना दिए, समझिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देख लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो E है, इनमें क्या है कि आपको एक डायपोल प्लेस करते हैं। तो देखिए इसमें डायपोल इस तरह से एक प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए ये डायपोल हुआ। डायपोल में क्या होता है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होती है और उसको क्या है स्मॉल सेपरेशन पे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो इस पे -Q चार्ज रख लीजिए और यहाँ पे चलिए इस पे +Q चार्ज। इससे पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके ऊपर क्या होती है, एक फोर्स एक्सर्ट होती है। तो आप इन फोर्स को देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग लगती है। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग फोर्स एक्सर्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है सो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स दिखा दिए। तो आप देखा जाए तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का भी फोर्स अगर इस तरफ भी देखें तो फोर्स जो है सो हमेशा क्या हो जाएगा, अगर दोनों फोर्स अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक डायपोल केस में क्या होता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड F=QE हो जाएगा, जो कि दोनों के लिए सेम है। तो देखा जाए तो F नेट क्या है, 0 हो जाएगा। F नेट 0 है, तो F नेट 0 है। तो ये पार्टिकल जैसे ये डायपोल है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं करने वाला है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे है वो अपने ट्रांसलेशन पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो क्या है, ये अगर F नेट 0 है तो ऑलवेज क्या रहेगा, ये ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब भी थोड़े कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि दो तरह के जो इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल होते हैं। तो देखते हैं कि रोटेशन के बारे में क्या है कि अगर इस पॉइंट का मान लीजिए सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट को मान लीजिए O, अगर डायपोल है तो इन दोनों का डायपोल के बीच का डिस्टेंस को हम इधर L दिखा देते हैं और ये भी L हो जाएगा, क्योंकि जनरली डिस्टेंस D होता है तो हम उसको जो सो 2L इसलिए मान लेते हैं कि ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में क्या होगी, आसानी होती है। तो जब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर टॉर्क देखा जाए तो ये टॉर्क अगर इसको घुमाना चाहता है इस पॉइंट के अबाउट, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्या दिखाना चाहता है, ये क्लॉकवाइज। और इनको देखा जाए तो ये भी जो है सो क्लॉकवाइज, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है सो क्या है कि अलग अलग। अगर लाइन ऑफ एक्शन अगर कोई देखिए इस तरह से रहता, अगर ये भी इस तरफ फोर्स लगाता और ये भी इस तरफ, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दोनों का सेम है। अगर लाइन ऑफ एक्शन अगर दोनों का सेम रहता है तो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करता। यहाँ पे क्या है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन देखा जाए तो इस डायरेक्शन में है और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में।
तो दोनों का जो दो फोर्स है यहाँ पे, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्या देखिए क्या कंडीशन है कि व्हेन टू इक्वल एंड opposite force which do not have same line of एक्शन, अगर एक्शन लाइन ऑफ एक्शन अगर नहीं रहेगा तो ये पार्टिकल क्या करेगा, रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आप लोग पढ़े होंगे 11th में, क्योंकि ये इस तरह का ऐसा मास होता है कि मान लेते हैं कि उस मास उसी पॉइंट पे सारा ऑब्जेक्ट का क्या है, मास कंसंट्रेट है। तो क्या है कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम नहीं है तो क्या ये टॉर्क जो है सो रोटेट करेगा। रोटेट अगर कर रहा कोई ऑब्जेक्ट तो रोटेट के पीछे किसका वजह होता है, टॉर्क का। जिस तरह से अगर कोई बॉडी मूव करती है तो हम देखते हैं कि उनके पीछे क्या होती है, फोर्स। अगर ट्रांसलेशन के बारे में, ट्रांसलेशन मोशन के बारे में बात करें तो फोर्स उसमें जो है सो उनका काज होता है। लेकिन जब रोटेशन होती है तो रोटेशन के केस में क्या होती है, उनके पीछे टॉर्क की जो है सो वजह होती है। तो ये अब रोटेट हो रहा है तो अब टॉर्क होगी, तो अब टॉर्क जो है सो क्या होती है, टॉर्क को जो है इस सिंबल से दिखाते हैं। और ये टॉर्क का जो है होता है ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो होता है बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी दिखाते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें कौन से होने वाले हैं। तो इसके बीच का डिस्टेंस है ये फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये पार्टिकल देखिए, अगर ये क्या है कि डायपोल है, अब डायपोल अगर रोटेट करेगा तो ये किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास तो ये है, तो यहाँ पे एक एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पे क्या है ये इस तरह से एक्सिस हो जाएगी और इसी एक्सिस के अबाउट जो है सो ये मूव करना चाहेगा। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखना, फोर्स की डायरेक्शन में लग रही है और ये जो है सो इस तरफ हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सो इनका क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं कि अगर ये देखा जाए तो ये यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया और फोर्स का लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एक्शन ये है। तो इनको अगर बढ़ाएंगे तो या तो यहाँ से देख लें या इन्हीं को देख करके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सो ऐसे ये आ जाएगा। अभी मान लेते हैं कि ये कितना इंक्लाइन है, थीटा डिग्री इंक्लाइन है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इसका डिस्टेंस जो है सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। और इनके बीच भी देखते हैं, अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर भी यही है और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट करेगा तो ये भी इस तरह से रोटेट करेगा और ये भी जो है सो क्या, दोनों क्लॉकवाइज में ही रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। तो इनके बीच का भी डिस्टेंस देखा जाए परपेंडिकुलर तो ये हो गया और ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो इनको भी थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे इस लाइन को बढ़ा दें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सो ये हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो जब पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, ये दोनों रे जो है दिखा रही हैं EFLS पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो देखिए यहाँ से टॉर्क जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों का निकाल लेते हैं, ये इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, इसको टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो देखा जाए तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 प्लस F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। तो फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही QE हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये QE। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में क्या है, L साइन थीटा। देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, L साइन थीटा प्लस QE L साइन थीटा। तो नेट टॉर्क जो आने वाला है इसको दोनों सेम ही है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 QE L
साइन थीटा। तो अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं Q इंटू 2L ई साइन थीटा। तो Q इंटू 2L क्या है, देखिए यहाँ पे चार्ज है और ये उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर ये दो चार्ज, डायपोल क्या होता था यहाँ पे देख लीजिए पहले कि डायपोल जो होता था चार्ज इंटू पर उनके बीच का डिस्टेंस, तो ये डायपोल होता था। अब वही जो है सो ये आ गया, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, P लिख सकते हैं। देखिए इनको यहाँ पे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको टॉर्क हो जाएगा। ये क्या है, ये टाउ है। P ई साइन थीटा। आप देखते हैं ये थीटा जो है सो यहाँ पे साइन थीटा क्या, कहाँ का एंगल है। तो देखिए ये एंगल क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डायपोल डायरेक्शन देखा जाए तो क्या होता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डायपोल का डायरेक्शन जो है सो इस तरफ है, ये क्या, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको O पॉइंट मान ली है। तो डायपोल का डायरेक्शन आपको इस तरफ ही है, ये क्या है, डायपोल का डायरेक्शन है। तो डायपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड E, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इसको देखते हैं कि ये अगर कोई भी चीज़ जैसे कि लिखा होता है कि अगर मान करके चलिए यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर कोई ए बी साइन थीटा है तो क्या होता है कि या तो A क्रॉस B हो सकता है या ये क्या हो सकता है B क्रॉस A हो सकता है। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में का डायरेक्शन जो है सो अपोजिट है। तो इनमें देखते हैं कि अगर जो टॉर्क का डायरेक्शन है इनमें P क्रॉस E पहले कर लेते हैं, एक जो है सो टाउ बराबर कर लेते हैं क्या, P क्रॉस E, और एक जो हो जाएगा E क्रॉस P। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, E क्रॉस P। देखते हैं P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या है। तो देखिए P ये है और E ये है। तो अगर इनको देखा जाए तो इसका क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इनका डायरेक्शन कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। अगर इस वेक्टर को इस तरफ घुमाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तो इस तरफ ऐसे घूमेगा, जब इस तरफ घूम रहा है तो क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब इस तरफ से E क्रॉस P देखते हैं, तो अब E को P तरफ घुमाना है, E को जब P की तरफ घुमाना है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखिए कि जो हमारा डायरेक्शन जो टॉर्क का था वो टॉर्क क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेट टॉर्क जो आ चुका है ये P क्रॉस E आ गया है। मैग्नीट्यूड देखा जाए तो P साइन थीटा हो जाएगा और डायरेक्शन के साथ कंसिडर करते हैं तो P क्रॉस E है। तो यही है। अभी जो है सो इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, वो समझाने के लिए किए थे। तो यही है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डायपोल को रखते हैं तो उनके ऊपर जो टॉर्क लगती है, कितना लगती है, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। टॉर्क भी क्या है, वेक्टर, ये एक्सियल वेक्टर है क्योंकि इसका जो है सो डायरेक्शन एक्सिस के अलग होता है। P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या आ रहा है, अगर देखा जाए तो ये इनवर्ड है। अगर इनका देखा जाए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड टॉर्क हो जाएगा। और P का डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये क्या आ गया है, ये नेट जो है सो उसके ऊपर टॉर्क जो लग रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया है, P क्रॉस E। तो आप देखेंगे कि जब टॉर्क कब मैक्सिमम होता है और टॉर्क कब मिनिमम होता है। तो देख लीजिए इसका डेरिवेशन कोई ख़ास नहीं थे। क्या है कि जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है सो जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है, तो वो रोटेट कर रहा है तो उनकी वजह से रोटेशन जो है सो निकाल दिए। रोटेट कर रहा तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क जो है सो कितना होगा, टॉर्क का जो है मैग्नीट्यूड क्या आ गया है, P क्रॉस E। और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। और देखें कि यहाँ पे P साइन थीटा मैग्नीट्यूड आया था, तो P साइन थीटा जो है सो दोनों का हो सकता है, E क्रॉस P का भी और P क्रॉस E का भी। तो हम चेक किए कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वही जो है सो P क्रॉस E का भी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो चेक करने के बाद जो है पता चला कि P क्रॉस E जो है सो सेम डायरेक्शन है, P E साइन थीटा जो टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और E क्रॉस P क्या है, उसका रिवर्स डायरेक्शन। तो इसलिए जो है सो इसको रिजेक्ट कर दिए और ये सेलेक्ट क्या हो गया, P क्रॉस E हो गया है। तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो देखेंगे किस केस में मैक्सिमम होता है और किस में मिनिमम होता है। चलिए
लिख लिए। दो केस डिस्कस करेंगे, एक मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला। तो चलिए केस 1 देखते हैं कि केस 1 व्हेन इज दिस टॉर्क इज मैक्सिमम, करा कि ये टॉर्क का मैक्सिमम होता है, इसको देखते हैं। तो अभी टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम देखें तो कितना आया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टॉर्क इक्वल टू जो आया है PE sin थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और जो है सो डायपोल मोमेंट भी जो है सो, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और साथ साथ जो है सो चार्ज भी कांस्टेंट है, तो ना तो P बदलने वाला है और ना तो E बदलने वाला है। मैक्सिमम और मिनिमम किस पे डिपेंड करता है, ये थीटा पे। ये थीटा जो साइन थीटा है, तो टॉर्क को अगर मैक्सिमम होना है तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर इनको मैक्सिमम होना है तो साइन थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो +-1 होता है। अगर मैग्नीट्यूड बात देखा जाए तो +-1 होता है। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, या तो 90 डिग्री हो या 270 डिग्री। तो देखें अब जब थीटा क्या है कि, तो अब टॉर्क की जो मैक्सिमम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। और ये दो केस में आ जाएगा, एक जब थीटा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री। तो देखते हैं थीटा इक्वल 90 डिग्री पे कैसे केस होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो 90 डिग्री केस में कर रहा, तो देखिए यहाँ पे इस तरफ से बना देते हैं, ये क्या है +Q चार्ज और ये -Q चार्ज। तो डायपोल का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो इन दोनों के बीच क्या है 90 डिग्री है। फोर्स देखा जाए तो फोर्स तो अब भी 0 ही है, क्योंकि इस पर फोर्स जो है एग्जर्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और इनके ऊपर जो है लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो नेट फोर्स तो अब भी 0 है देखा जाए तो। F नेट तो अब भी 0 ही है, F नेट 0 ही है। टॉर्क क्या है, मैक्सिमम है। आप देखते हैं 270 में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देख लीजिए इनको। अगर थीटा इक्वल टू 270 लेते हैं तो टॉर्क अब भी होता है PE। अब देखिए ये तो इस बार जो है सो देखते हैं कि यहाँ पे +Q रखना है, क्योंकि +Q यहाँ पे रहेगा और -Q इस तरफ। तो अब जो है सो डायपोल का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डायपोल का इधर है। तो ये देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये कितना है 270 डिग्री। तो अब दोनों केस में देख रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है डायपोल, क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो टॉर्क क्या है, मैक्सिमम है। T टॉर्क मैक्सिमम कब है, व्हेन P and E परपेंडिकुलर टू इच अदर। अगर जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो टॉर्क क्या है, मैक्सिमम होती है। तो पहला केस तो यही था कि टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन थीटा को मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम किस केस में होती है, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। तो ये हो गया, दोनों केस डिस्कस, एक केस तो डिस्कस हो गया है। टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, P को और E को दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तब जो है सो वो क्या हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। और टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क क्या है, तो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू जो है सो T मैक्स अगर देखा जाए तो वही है
पी ई क्या है, जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स अब भी इस केस में भी रहेगा। तो देख लीजिए फोर्स तो अब भी नेट फोर्स जीरो ही है, एफ नेट जीरो ही होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो हमेशा फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तब चेक करेंगे कैसे जो है सो उसमें होता है। उस केस में जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लिया तो चलिए ये सेकंड केस अब हो जाएगा, केस नंबर 2। व्हेन इज द टॉर्क इज मिनिमम। इस बार क्या देखना है, मिनिमम। तो मिनिमम होने के लिए फिर वही केस हो जाएगा, क्योंकि पी और ई तो बदलने वाला है नहीं। चलिए तो देखते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा। अगर टाउ को मिनिमम होना है तो क्या है कि साइन थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा। और साइन थीटा का मिनिमम अगर मैग्नीट्यूड बार देखा जाए तो वो कितना होता है, जीरो। और जीरो दो केस में होती है, एक जब थीटा इक्वल टू जीरो हो तो, और एक 180 हो तब। तो थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, या तो जीरो या तो 180 होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं जब थीटा इक्वल टू जीरो हो तो क्या होता है, और थीटा इक्वल टू 180 हो तब क्या होता है। तो इसको दिखा देते फिगर से ही। चलिए रहने दीजिए इतना ही। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो थीटा इक्वल टू जीरो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई डायपोल है। इस डायपोल को इस यहाँ प्लेस कर दिए, प्लस क्यू चार्ज इस तरफ और माइनस क्यू चार्ज इस तरफ। तो इसका भी डायरेक्शन डायपोल का इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि डायपोल का जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो ये कौन सा एंगल है, ये थीटा इक्वल टू जब जीरो है तब, थीटा इक्वल टू जीरो है। तो देखते हैं थीटा इक्वल टू जीरो में क्या होता है कि यहाँ पे एफ नेट तो अब भी जीरो ही है। अगर थीटा इक्वल टू जीरो है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, साइन जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो ही होता है। तो टॉर्क भी जीरो है। तो इस केस में क्या है, टॉर्क भी जीरो है और फोर्स भी जीरो है। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम केस है। क्या है ये, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। आप देखते हैं इसको जब थीटा इक्वल टू कितना हो 180, तो क्या ये एंटी पैरेलल होने वाला है। तो देख लीजिए ये एंटी पैरेलल होगा, क्योंकि इस बार प्लस चार्ज किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ प्लस क्यू हो जाएगा और माइनस क्यू इस तरफ हो जाएगा। तो देखा जाए तो अभी क्या है कि इनके बीच का एंगल, अगर डायपोल डायरेक्शन देखा जाए तो ये इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ये थीटा इक्वल टू 180 है। थीटा इक्वल टू 180 रहेगा तो अब भी फोर्स क्या आएगा, फोर्स जो लगने वाला है नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ लगेगा फोर्स, और पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग लगेगा। तो नेट फोर्स तो क्या आएगा, अभी जीरो, ये दोनों में एफ एफ कैंसिल हो जाएगा। तो एफ नेट थीटा इक्वल टू देख लीजिए जब कितना होता है 180, तब भी जो है सो एफ नेट तो जीरो हमेशा रहेगा। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एफ नेट जीरो हमेशा रहेगा। और टाउ देखते हैं, टॉर्क जो है सो कितना हो जाएगा, टॉर्क भी इस केस में भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 क्या होती है, जीरो होती है। तो अब जब इक्विलिब्रियम, ये भी क्या है इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स अगर जीरो है तो किस तरह का ये है, इक्विलिब्रियम। इन पे फोर्स अगर दिखाया जाए तो देख लीजिए
इन पे फोर्स जो है तो इस तरफ लगेगा और इन पे फोर्स इस तरफ लगेगा, इसमें माइनस क्यू चार्ज है। तो नेट फोर्स तो इसके दोनों केस में जीरो है। क्या है? नेट फोर्स दोनों केस में जीरो है। अभी देखते हैं कि जब इक्विलिब्रियम हम पढ़े आ गया है तो इक्विलिब्रियम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। अगर स्टेबल है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर अनस्टेबल है तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वो जो है सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह से आप देखे होंगे कि इस तरह से देखिए, अगर ये कोई बॉल है, क्या है कि अगर ये कोई बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है यहाँ पे, अगर इसको हम इस पोजीशन पर ले जाएंगे तो ये फिर अपने पोजीशन पर आना चाहेगा। और एक होता है इस तरह से, अगर इस तरह से अगर यहाँ पे देखिए एक बॉल रखे हैं, अगर इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे तो ये क्या है, डिस्टर्ब होकर के जो है सो वो नीचे चले जाएगा, फॉल कर जाएगा। एक होता है न्यूट्रल बॉल, जैसे कि इस पॉइंट पे है, अगर इसको हम यहाँ उठा कर ले आएंगे तो क्या है, इस केस को क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। मतलब डिस्टर्ब करेंगे फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगती है उनमें। अगर इनमें डिस्टर्ब कर देंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी नहीं इसमें, इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये न्यूट्रल है, क्या है, ये न्यूट्रल केस। ये था अनस्टेबल का केस, ये क्या है, अनस्टेबल। 11th में आप लोग पढ़े होंगे। और ये था न्यूट्रल, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी तरह से कुछ इसमें भी होने वाला है। आप देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करके हम इसको देखते हैं। पहले वाले केस को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, ये है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो फोर्स इस तरफ लगेगा और इस पे फोर्स जो है इस तरफ लगेगा। अब जब लगेगा तो देखिए कि उसी डायरेक्शन में लेकर के चले जाएगा। जैसे कि इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें हैं तो ये इसी डायरेक्शन में आएगा और ये तुरंत जो है सो क्या है, अपने फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब ये क्या कि रिस्टोरिंग फोर्स किस में लगती है, उसके एलोंग लगती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अस्टेबल है। क्या है ये, अस्टेबल। किस इक्विलिब्रियम में अस्टेबल है। इसमें देखिए इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, अगर इनको डिस्टर्ब करेंगे तो ये जो है सो क्या हो जाएगा, इन पे इस तरह फोर्स लगेगा, इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है, पूरी तरह से जो है अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। तो इसमें क्या, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किए, ये क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट जो है सो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए जब भी करते हैं तो ये क्या है कि डायपोल को, ये देखिए अगर ये डायपोल है, डायपोल डायरेक्शन इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो हमेशा डायपोल को चाहता है अपने एलोंग करना। क्या है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो डायपोल को अपने एलोंग जो है सो एलाइन करना चाहता है। इनमें भी देखिए वही केस, क्योंकि अभी जो है सो डायपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब ये क्या है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब किए हैं तो ये फोर्स लगा करके आप इसको पूरी तरह से बदल देगा, ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल का डायरेक्शन जो है सो क्या है, दोनों सेम हो जाए जब तक ना। तो जब तक जो है सो इसका दोनों का डायरेक्शन सेम ना हो जाए तब तक जो है इसके ऊपर टॉर्क लगता रहेगा। और जब टॉर्क लगेगा, दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और नेट टॉर्क भी जो है सो जीरो हो जाएगा। फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया है, तो फिर जो है सो ये डायपोल को अपने एलोंग ही रखेगा। तो थोड़ा डिस्टर्ब होकर के ये भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही केस हो जाएगा। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, इसको लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड always align dipole on its own direction, its own direction। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगा तो उस केस में क्या है कि वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो क्या है कि उनमें जरा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो फिर उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी और फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये केस हो गया क्या, अस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो किस केस में रहना चाहेगा, इस केस में ज़्यादा रहना चाहेगा। अगर इसमें अगर किसी तरह से इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर ये केस जो है सो इसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो हमेशा एलाइन करना चाहता है किसको, डायपोल को अपने ही डायरेक्शन, इट्स ऑन डायरेक्शन। मतलब अपने ही डायरेक्शन में जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को हमेशा ऐलान करना चाह रहा है। तो इसको लिख लीजिए, आप एक दो नंबर करके देखते हैं। लिख लिए, चलिए देखते हैं नंबर करके।
क्वेश्चन नंबर देखिए ये 1 है। अभी क्या है कि ये देख लीजिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए हैं। एक डायपोल को रखते हैं इसमें, एक डायपोल को रख दिए यहाँ माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और मान लीजिए क्या है 30 डिग्री है। इसका ये सेंटर ऑफ मास है, इसका लेंथ जो है सो एल और ये लेंथ। अगर इसका मास देखा जाए तो क्या है कि दोनों का मास अगर मान लिया जाए तो एम है। मास ऑफ चार्ज दिया हुआ है मास ऑफ चार्ज इक्वल टू एम दिया हुआ है। अब कह रहा कि अभी इस मोमेंट को क्या है कि इसको जस्ट रिलीज कर देते हैं। क्या अभी इसको किसी तरह से जो हम इसको अभी होल्ड करके रखे हुए हैं, ये क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसका मैग्नीट्यूड ई दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। आप पी देख लिया जाए, क्योंकि इनका पी जो है सो होने वाला, अभी पी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर पी निकालना है तो क्यू इंटू 2L हो जाएगा। तो अभी क्या है कि अभी किसी तरह से इसको होल्ड करके रखें। जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगी। टॉर्क लगेगी तो ये क्लॉकवाइज में और ये भी क्लॉकवाइज में लगा करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि जस्ट एट द मोमेंट डायपोल इज released, dipole is released, find angular acceleration, the alpha of डायपोल। इस डायपोल का क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या है, टॉर्क। जैसे कि हमको लीनियर एक्सेलरेशन निकालना हो तो फोर्स दिखाते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है देखिए यहाँ पे, तो टॉर्क इक्वल टू क्या भी पढ़े हम लोग, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू अल्फ़ा, क्योंकि जनरल केस जो होता है अगर एफ होता है, जिस तरह से हम लिखते हैं एफ इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये मास होता है। मास के जैसा ही क्या होता है, रोटेशन मोशन की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम होता है, और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। उसी तरह से क्या है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। अगर देख लिया जाए इसका मोमेंटम, ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया जाए तो देखिए क्या है, आई इक्वल टू देखा जाए तो दोनों पार्टिकल है, इसको मान लीजिए 1 है और इनको देख लीजिए 2 है। तो दोनों का इसका I1 और प्लस I2 हो जाएगा, और I1 और I2 देखते निकाल करके देखते हैं तो I1 क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, इसी के अबाउट रोटेट करेगा। तो देखिए इसके पास मास m है और l जो डिस्टेंस क्या है l है, तो mr² होता है। अगर किसी पॉइंट चार्ज अगर पॉइंट पार्टिकल के मतलब जो है सो अगर ये देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास क्या कि अगर ये कोई पॉइंट मास है, क्या एक पॉइंट मास है, अगर डिस्टेंस r होती है तो इनका एंगुलर मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है। आप लोग रोटेशन मोशन में अगर पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा, तो ये mr² होता है। देखिए यहाँ पे उसी तरह से जो है सो यहाँ पे m तो m ही रहेगा, r की जगह क्या जाएगा l हो जाएगा। तो ml² प्लस ml², दोनों की वजह से सेम ही आएगा, क्योंकि चार्ज दोनों सेम है तो मास भी सेम हो जाएगा और डिस्टेंस भी सेम है। तो क्या है ये 2ml², 2ml²। इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे टॉर्क तो हम निकाल चुके हैं कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो उस पर क्या लगती है टॉर्क, PE। थीटा इस बार दिया हुआ, थीटा कितना है 30 डिग्री, और I निकाल चुके हैं 2ml², 2ml², और ये अल्फ़ा ही तो फाइंड करना है। तो P का वैल्यू अगर हम चाहें तो चार्ज इंटू 2 लेंथ मतलब 2L, और E दिया ही है, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इधर भी देखिए क्या हो जाएगा, ये 2ml² इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पे एक L और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ से L कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा को इस तरफ ले आते हैं तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, QE डिवाइड बाय 2ml, QE डिवाइड बाय
2 ml, यही हो जाएगा और यही अपना आंसर आ चुका है। क्या कि इस डायपोल को अगर एंगल 0 के अलावा कुछ रहेगा तो उस पर क्या टॉर्क एक्सर्ट हो गया, और टॉर्क एक्सर्ट होकर के जो है सो क्या हो जाएगा, इसको रोटेट करना चाहेगा। जब जस्ट एट द मोमेंट, उसी मोमेंट पे देख रहे जब एंगल थीटा डिग्री, अगर जैसे थोड़ा देर अगर छोड़ देंगे तो एंगल चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से टॉर्क का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो हम उसी इंस्टेंट पे कर रहे हैं, तो उसका क्या वैल्यू आ चुका है, QE/2 ml। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेते हैं। क्या है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिए। इसमें देखिए कि अभी हम एक कोई डायपोल को इसी के एलोंग रखते हैं। क्या है, इस डायपोल को इसी के एलोंग रखते हैं, तो प्लस Q चार्ज यहाँ पे और माइनस Q चार्ज यहाँ पे रहेगा। देख लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो ये L और ये भी L है। इसको करते हैं क्या कि अभी इसको थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते हैं। क्या है, थोड़ा सा, इतना कम एंगल डिस्प्लेस करेंगे कि ताकि जो है सो ये SHM करना स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये टॉर्क इसके इस तरफ लगेगा। क्या है कि जब ओरिजिनल मीन पोजीशन पे आएगा तो मीन पोजीशन में आने के बाद कुछ ना कुछ इसको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या थोड़ा वो नीचे आ जाएगा। फिर जब नीचे आ जाएगा तो उसके ऊपर जो है सो रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा और फिर ऊपर लेना चाहेगा, फिर ऊपर जो है सो मेन केस हो जाएगा। तो ये क्या है कि देखिए ये पहले इस तरफ से करते हैं, देख लीजिए ये इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें। क्या है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें। ये थीटा है, बहुत ही स्मॉल है। तो अब इस पर टॉर्क लगेगा किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में। अब जब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क जब 0 हो जाएगा तो इस केस में कुछ ना कुछ जो है सो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या है थोड़ा और ये डिस्प्लेस होकर के नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा ये, तो इस केस में क्या है कि अब टॉर्क ऊपर लगना चाहेगा, क्योंकि हमेशा जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड की अलाइन करना चाहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो भी जो है सो इसका डायरेक्शन भी, डायपोल का डायरेक्शन ये है, तो अलाइन करना चाहेगा। तो इसी तरह से क्या है कि ये SHM करना स्टार्ट करता है, मतलब ये ओसिलेट करेगा और ओसिलेट करेगा, और इसका जो है सो अगर थीटा बहुत ही छोटा होता है तो लीनियर ओसिलेशन हो जाता है, और लीनियर ओसिलेशन जब होती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, SHM कहते हैं। तो कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या है, क्वेश्चन है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ वी, इसको क्या केस दिया हुआ है, इफ वी डिस्प्लेस डायपोल स्लाइटली, बहुत कम, स्लाइटली फ्रॉम अस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर अनस्टेबल से करेंगे तो वो जो है सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर जो है सो स्पेलिंग का उस केस में क्या है कि हम SHM के बारे में नई कंडीशन कर सकते हैं। तो फ्रॉम अस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम देन डायपोल oscillate with a small frequency। स्मॉल फ्रिक्वेंसी से अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको SHM का केस कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम देखते हैं कि टॉर्क जो होती है इस पर क्या PE sin थीटा होता है। अगर देखिए कि थीटा अगर वेरी स्मॉल है, क्या है, थीटा अगर वेरी स्मॉल है, थीटा को देख लेते हैं कि जब ये बहुत ही स्मॉल रहेगा, वेरी स्मॉल रहेगा, तो साइन थीटा बिलोंग्स करेगा थीटा को। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, देखिए टॉर्क इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इनटू अल्फा।
तो ये अल्फ़ा क्या एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पी ई और ये सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए कि अगर जब हम थीटा को डिस्प्लेस, देखिए थीटा को क्या करते हैं डिस्प्लेस, जब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं थीटा को, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। तो देखिए अगर देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन क्या है कि अपोजिट है। तो एक्सेलरेशन क्या है, अगर क्लॉकवाइज होगी थीटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये जो आ रहा है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के अपोज करेगा। मतलब क्या है कि अगर हम थीटा को ऊपर डिस्प्लेस करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या है, नीचे आ जाएगा। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज जो है सो क्या थीटा करेंगे तो क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई इक्वल टू अल्फ़ा और पी ई क्या हो जाएगा माइनस थीटा। अब दिखा दिया कि अगर ये अल्फ़ा अगर क्लॉकवाइज है तो थीटा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कंडीशन फॉर एसएचएम जो है सो आप लोग को याद होगा कि कंडीशन जो एसएचएम का होता है एसएचएम, तो देखे होंगे कि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये लीनियर केस में। जब एंगुलर की बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ये एंगुलर एसएचएम होता है, ये एंगुलर के केस में होता है। ये कंडीशन एंगुलर के केस में है, एंगुलर एसएचएम। तो लिखिए यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू जो है सो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो आई को आई रहने दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी ई और ये माइनस थीटा। तो ये थीटा माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ रहने दीजिए, ये ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा पी ई बाय आई। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया है पी ई बाय आई। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो हमें ओमेगा का जब वैल्यू मिल गया तो टाइम पीरियड भी जो है सो निकाल सकते हैं। तो आप देखिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई को बाहर कर लीजिए और ओमेगा जो है सो क्या है पी ई बाई आई है, तो 1 बाय ओमेगा क्या आ जाएगा आई डिवाइड बाय पी ई। तो यही है ऑसिलेट जो करेगा उसका टाइम पीरियड 2 की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसके ऊपर जो है सो फोर्स क्या होती है और टॉर्क क्या होती है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको लिख लिए। तो क्या है देखिए, एक तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म, और दोनों केस में देखते हैं कि फोर्स और टॉर्क कैसा रहता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी तरफ क्या कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्म, क्या कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बात कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है कि, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि एफ नेट फोर्स जो होती है वो जीरो होती है। क्या होती है कि नेट फोर्स जीरो होती है। कैसे, ये ऑलवेज हमेशा होती है, ऑलवेज। और टॉर्क के बारे में बात करेंगे तो टाउ जो होती है वो क्या है पी ई साइन थीटा। और ये डिपेंड करता है कि थीटा का वैल्यू क्या है, कि जब थीटा इक्वल टू 0 हो तब जो है सो टाउ 0 होता है, और थीटा इक्वल टू जब 180 हो तब जो है सो टाउ 0 होता है। तो इस केस में क्या है कि टॉर्क जो है सो 0 हो भी सकता है, टाउ इक्वल टू में और मे नॉट बी 0। अब इस केस में देखिए फोर्स जो है सो क्या है कि फोर्स इसमें 0 होता भी और 0 नहीं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं कि मान लीजिए कि इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर देखिए कि अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इधर कम है, तो अगर इस तरफ फोर्स क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है सो एफ मान के चलिए 1 है, और इस तरफ क्या हो जाएगा अगर चार्ज वहाँ पे 1 और चार्ज 2, क्योंकि डायपोल पे सेम चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा F2।
तो इस केस में क्या है कि F1 जो है सो ग्रेटर है, तो F1 माइनस F2 करेंगे तो ये नॉट नेट इक्वल टू नॉट जीरो आएगा। अगर इसी को मान के चलिए इसी एलोंग कर देते हैं, इस रीजन में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये क्या है एक ही लाइन के अलोंग कर दिए हैं, तो इस केस में देखें तो नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ लगेगा फोर्स, और इस समय क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन में जो है सो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। लेकिन जब इस बात में करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस केस में फोर्स जो है सो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, तो इस केस में क्या सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म में और में नॉट भी जीरो। लेकिन टॉर्क तो इस केस में भी क्या होगा, जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, जब नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं हो सकता है। इसमें क्या है टॉर्क, ये भी इस केस में भी में और में नॉट भी जीरो। तो यही था कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पढ़ना सिर्फ यही था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई भी डायपोल को प्लेस करते हैं तो उनके ऊपर नेट फोर्स क्या होती है तो वो डिस्कस कर चुके हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म का इन्फॉर्मेशन दे दिए कि टॉर्क तो अब भी जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, इस केस में फोर्स भी जीरो हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।